नमस्कार। आज हमारे साथ है केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी। और आयुष मंत्रालय जो कि आजकल काफी चर्चाओं में रहता है स्वास्थ्य को लेकर के, सब इस मंत्रालय को लेकर काफी जागरूकता भी आई है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो जितने भी जो नवाचार किए जा रहे हैं, ये आगामी जो भी योजनाएं हैं उस पर हम मंत्री जी से चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे आयुष मंत्रालय की जब भी बात आती है तो ये होता है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो आयुष जो दवाइयां हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न मिलना। जैसे एलोपैथी की बात करें तो उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजारने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाती है। तो इसमें कहाँ समस्या आ रही है और उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं मंत्रालय की ओर से? ये देखिए, ये जो आयुष के बारे में बोला जाता है ये बिल्कुल गलत बात है। आयुष में भी बहुत सारी दवाई के ऊपर, बहुत सारी बीमारी के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा है। उसमें अगर मैं बताऊंगा तो हमारे आयुष मंत्रालय की एक रिसर्च काउंसिल है, उसके माध्यम से बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। उसके बाद में CCRS है, उसके बाद में हमारा CRUM है यूनानी के लिए, होम्योपैथी के लिए भी हमारा CCRH है। और उसके बाद में ऐसे बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट है कि जो बड़े बड़े हैं। अब हमारे जो बड़े कॉलेजेस है, संस्थानें हैं, वहां पर भी लोग अलग से रिसर्च सेंटर उनके खुले हुए हैं। तो रिसर्च का काम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। हमारा जो CCRAS जो है तो उसके लगभग 50 देश में 50 जगहों पे रिसर्च सेंटर भी है। तो अभी आयुर्वेद में पहले, आप सही बात है कि पहले रिसर्च कम होता था, लेकिन 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आयुष मंत्रालय की स्थापना की, अलग से उसको स्थान दिया और उनकी नजर ये मंत्रालय के ऊपर रहती है, बार बार रिव्यू वो हमारा लेते हैं। तो रिसर्च जो लोग बोलते हैं वो उतना ये नहीं है, बहुत काफी बड़े पैमाने पे भी आयुष में भी हमारे सभी इसमें रिसर्च हो रहे हैं। सर, एक ये जैसे कि आयुर्वेद में भी एम्स की तरह जो देश भर में संस्थान खोलने की बात थी, तो जैसे जयपुर में जो संस्थान है वो काफी उसमें उसका फायदा भी खूब उठाया जा रहा है और वो अपने आप में उसमें एक एम्स की तरह उभर के आ रहा है। तो अलग अलग राज्यों में भी उसके लेकर मंत्रालय किस तरह से प्रयास कर रहा है? कुछ राज्यों में तो क्या अभी तक खोले भी नहीं गए हैं, जिस पर काफी चर्चाएं होती रही हैं। एम्स जैसा हमारा एलोपैथी में एम्स है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल एम्स है, जो कि अभी 22-23 एम्स हमारे देश में शुरू हो गए हैं, कुछ के काम चल रहे हैं। वैसे ही आयुर्वेदा में भी एक आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में सरिता विहार में खोला गया है और बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पर 2000-2500 तक की OPD भी वहाँ पे होती है। उसका एक सैटेलाइट सेंटर गोवा में भी है। उसके बाद में आपने जो जयपुर की बात यहाँ पर की है, जयपुर का जो हमारा सेंटर है उसको हम बोलते हैं NI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो वो भी है। उसके बाद में होम्योपैथी के लिए हमारा कलकत्ता में भी NIH करके एक बड़ा यूनिट आया, जैसा ही बड़ा यूनिट है, वहाँ पर 4-4 हजार लोगों की होती है। सिद्धा का एक यूनिट हमारा इसमें तमिलनाडु में, वहाँ पर चेन्नई में, वहाँ पर हमारा स्थित वहाँ पर है। उसके बाद में हम जामनगर में भी एक हमारा बड़ा आया जैसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर WHO का भी एक साथ में वहाँ पर मिलके काम चल रहा है, ग्लोबल स्टैंडर्ड आयुष की दवाई को देने के लिए, आयुष को देने के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट बड़े बड़े खोल रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी पीछे घोषणा की थी कि ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जैसे कि एम जैसे आयुर्वेदा के 10 इंस्टीट्यूट हम खोलेंगे आगे करके। तो उस पर भी काम चल रहा है, अभी पाइपलाइन में है। तो निश्चित रूप से आयुर्वेदा भी बहुत बढ़ रहा है, लोगों का अट्रैक्शन भी, जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि लोगों का अट्रैक्शन भी आयुर्वेदा के बाद में बहुत ज्यादा है। बाहर से भी बहुत सारे लोग आयुर्वेदा के उपचार के लिए आ रहे हैं। जैसे सर आपने अभी बताया कि कहीं रिसर्च पे भी काम चल रहा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जो जर्नल्स जो होते हैं उसमें यहाँ की जो रिसर्च है वो पब्लिश हो,
उसके लिए भी मंत्रालय द्वारा कुछ अलग से प्रयास किए गए हों, या फिर कोई ऐसा जर्नल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की ओर से भी कोई प्रकाशित किया जा रहा हो, तो वो किस नाम से उसे जाना जाता है? देखिए, पूरे दुनिया में पहला WHO के साथ में MOU करके हमारा जामनगर में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए एक हमारा इंस्टीट्यूट वहां पर चल रहा है, और WHO के साथ में वहां पर हम काम कर रहे हैं कि आयुर्वेदा को भी जैसा कि बाहर के देशों में मान्यता देने के लिए, कैसे एक दफे WHO का अगर उसको मान्यता मिल जाती है तो पूरे दुनिया में उसको लोग मान्यता दे देंगे। तो WHO के साथ में भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारा काम यहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में चल रहा है। नहीं, कोई इंटरनेशनल कोई भी मेडिकल रिसर्च के जो जर्नल्स जो होते हैं वो उसमें कितने अभी जर्नल्स में जो भारतीय जो आयुर्वेदा की जो रिसर्च है वो पब्लिश हो चुकी है, या उसके लिए कोई भी प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी उसके लिए भी तो हम काम बिल्कुल कर रहे हैं, और WHO का वो जिक्र मैंने इसलिए किया था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है और इंटरनेशनल जो रिसर्च है, क्योंकि हमको अगर आयुर्वेदा को, जो हमारे प्रधानमंत्री की मंशा है कि पूरी दुनिया तक हमको हमारा आयुर्वेद हमको ले जाना है, हमारा योगा जैसे चला गया, अभी लगभग 190 देशों तक लोग योगा को जानने लगे, करने लगे, मनाने लगे हैं। तो इसके लिए भी इंटरनेशनल रिसर्च के बारे में भी इंटरनेशनल के साथ में, हमारे कंट्रीज के साथ में भी हमारी MOU है। लगभग 25 कंट्री के साथ हमारे आयुर्वेदा के आयुष के हमारे MOU है। बहुत सारे कंट्री है, वहां पर हमारे आयुष चेयर है, और हमारे जो बड़े संस्थान है हमारे देश में के आयुर्वेदा के, लगभग उनके 52 कंट्री के साथ में उनके भी अलग अलग संस्थान के साथ में अलग अलग इसके रिसर्च के लिए MOU वहां पर भी हुई। अच्छा, जैसे आपने WHO का भी बताया और भी कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आपने MOU का बताया, तो ऐसे जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, उसी तरह इस तरह का भी कुछ जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ में भी MOU का कोई प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हमारा भी प्रयास है कि सभी दुनिया में हमारे आयुष को, हमारे आयुर्वेद को मान्यता वहां पर मिले, क्योंकि आयुर्वेद की जो भी हमारे दवाइयां है, निश्चित रूप से सभी बीमारियों के ऊपर बहुत इफेक्टिव दवाइयां आयुर्वेदा में भी, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक करने के बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल भी लोगों के सामने है। तो ये हार्वर्ड ही नहीं तो बाकी दुनिया के भी सभी संस्थानों के साथ में हम कैसे जाएंगे, उसके लिए भी हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। लेकिन सर, जब भी आयुष जो दवाइयों की जब बात आती है तो ये होता है कि आयुष की जो आयुर्वेद जितनी भी जो दवाइयां हैं वो काफी महंगी है। तो एक ये भी आपस में एक धारणा बन चुकी है कि आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उससे अमीरों का इलाज होता है, कि वो सामान्य व्यक्ति के इलाज के लिए इतनी कारगर या वो उसकी पहुंच नहीं बन पा रही है। नहीं, देखो, आयुर्वेद के दवाओं के बारे में लोगों में ये कौन गलत फहमियां फैलाता है मुझे मालूम नहीं। अगर सभी में सस्ता इलाज अगर कौन सा होता होगा तो आयुर्वेद में। और आपने जैसे अमीर लोगों की बात की, अभी देखो कि हमारे भारत का जो भी रूरल एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर आयुर्वेद ही यूज करते हैं। आयुर्वेदिक दवाई है वो लोग ज्यादा लेते हैं। और आयुर्वेद के जो अभी हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर 12,500 हमारे देश में चल रहे हैं, तो वहां पर तो सब गरीब लोग ही उपचार ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे तो लगता है कि एलोपैथी से भी बहुत सस्ती दवाइयां हमारे आयुर्वेद में उपलब्ध है। अच्छा, ये जो आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर है उसमें ये आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सभी वहां पर दवाइयां देते हैं, और वो दवाई के लिए हम यहाँ से फाइनेंशियल मदद भी सेंट्रल की तरफ से राज्यों को की जाती है। लेकिन जैसे किसी को खांसी या जुकाम जैसी सामान्य भी कोई समस्या होती है, तो आयुर्वेदिक जो दवाइयां जो है उसकी जो प्रक्रिया वो काफी लंबी भी है, तो थोड़ी महंगी भी, जिस पर अपनी अभी बात हुई है, तो टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। वहीं फिर उसके लिए वो एक रास्ता ही होता है कि एलोपैथी से तुरंत उसने मेडिसिन लिया, कोई इंजेक्शन लगाया तो तुरंत उसको इलाज मिल जाता है। तो ऐसे तुरंत कोई इलाज वाली भी ऐसे सामान्य रोगों की के लिए ये देखिए, यही फर्क है एलोपैथी में और आयुर्वेदा में। एलोपैथी जो है वो बीमारी को दुरुस्त करने का काम करता है, और आयुर्वेदा जो हमारा एक बीमारी को जड़ से हटाने का काम करता है। आयुर्वेदा प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। जो डॉक्टर हैं और एलोपैथ डॉक्टर्स दोनों को यदि देखा जाए तो
एलोपैथ जो डॉक्टर है उसकी ओर ज्यादा रुझान रहता है स्टूडेंट्स का भी बनने के लिए, उस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि जहां तक यदि बात करें तो उनकी जो एलोपैथ जो डॉक्टर्स को सुविधाएं मिलती है, वेतन मिलता है, वो आयुर्वेद डॉक्टर को नहीं मिलता। तो दोनों में बिल्कुल एक जैसे वेतन और सुविधाएं हो, इसके लिए भी कुछ अलग से प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, इसके पहले हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये आयुर्वेदा जो है ये हमारे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों की एक खोज है। उन्होंने ये सब आयुर्वेद के ग्रंथ लिखकर अभी भी आयुर्वेद उसके ऊपर आगे चल रहा है। लेकिन बीच में कुछ टाइम में जो हमारे परकीय आक्रमण हमारे देश में हुए और उन लोगों ने काफी साल हमारे ऊपर राज किया। पहले जैसे मुगल आए, बाद में अंग्रेजों ने 150 साल किया। तो ये लोगों ने हमारी जो धरोहर है, हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, इसको दबाने का काम किया और उसी टाइम में एलोपैथी ऊपर आ गया। और एलोपैथी थोड़ी इंस्टेंट है, आपने जैसा बोला, तो लोग आज इंस्टेंट का जमाना है, इसीलिए लोग ज्यादा उधर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अभी लोग आयुर्वेदा के तरफ भी आप देखेंगे कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है कि 2-2, 3-3, 4-4 हजार तक की ओपीडी एक एक जगह पे, एक ही हॉस्पिटल में हो रही है। 150, 200 बेड के आयुर्वेद के हॉस्पिटल भी काफी जगह पे प्राइवेट में भी लोग चला रहे हैं और अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो जो लोगों का ध्यान आयुर्वेद से थोड़ा एलोपैथी की तरफ ज्यादा झुक गया था, तो अब धीरे धीरे लोग फिर से आयुर्वेद की तरफ झुकने लगे। और आप जो बोल रहे हैं कि आगे चल के निश्चित आयुर्वेद के डॉक्टरों की भी डिमांड बढ़ेगी और उनके भी सभी जो कमर्शियल है वो सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। सर, अब बात आती है कि किसी भी जब हेल्थ की बात करते हैं और सिस्टम की बात करते हैं तो ये होता है कि बीमार होने के बाद की उनके उपचार की व्यवस्थाएं होती है। तो क्या आयुष मंत्रालय के पास ऐसी भी कुछ योजनाएं हैं कि कोई बीमार ही ना पड़े? बिल्कुल, सबसे ज्यादा हमारा तो यही ध्यान है, आयुष मंत्रालय का काम है कि कोई बीमार ही ना गिरे और पूरी हमें देश स्वस्थ रहे। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री बार बार हमारे मंत्रालय का रिव्यू लेके भी हमको काम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो देखो, हमारा योगा जो है एक टोटल प्रिवेंटिव है कि कोई बीमारी ना हो, इसके लिए योगा लोगों ने करना चाहिए, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और आपने देखा कि अभी योगा 190 देशों में हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने यूएन में इसका ठहराव पास करके अभी पूरा जागतिक 21 जून को जागतिक योग दिन मनाया जाता है। 190 देशों में ये मनाया जाता है। तो अब बाहर के कंट्री के लोग भी योग को अपनाने लगे कि योग कोई बीमारी ना हो, इसके लिए योग किया जाता है। और हमारे आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी है कि वो कोई बीमारी ना हो, इसके लिए दवाई लेते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि आपके अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा एक कार्य है, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि जिसे लोग याद रखें? देखो, अभी काम तो करते जा रहे हैं, अभी बहुत सारा काम करना है क्योंकि आयुष मंत्रालय नया है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने। लेकिन मैं बताऊंगा कि पिछले साल मैं जैसे ही इसका मंत्री बना तो पहले 2 महीने में एक बड़ी स्कीम हमने यहाँ लॉन्च की थी, प्रोग्राम लॉन्च किया था। वो था देश का प्रकृति परीक्षण। ये देखिए, ये जो बीमारी होती है तो ये हमारे प्रकृति के ऊपर बहुत निर्भर होती है, छोटी छोटी बीमारियां। अभी हमारे देश के बहुत सारे लोगों को उनकी प्रकृति ही मालूम नहीं, जैसे वात, पित्त, कफ, ऐसी 7 तरह की प्रकृतियां होती है। और ये प्रकृति के लोग जो होते हैं तो हमारे देश में जो है तो ऋतु हर 2 महीने में बदलते हैं। और जैसे ही ऋतु बदलते हैं तो उसके परिणाम हमारे शरीर के ऊपर बीमारी के रूप से दिखने लगते हैं। कभी अचानक खांसी आ जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी छोटा मोटा बुखार आ जाता है। तो ये ऋतु चेंज होने से होता है। अगर आगे हमने देश का प्रकृति परीक्षण किया, जो हमने टारगेट रखा था कि 1 करोड़ लोगों का हम करेंगे, उससे ज्यादा 1 करोड़ 50 लाख लोगों का हमने प्रकृति परीक्षण 1 महीने में किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने हमको 5 रिकॉर्ड हमने उसमें स्थापित किए। और उसमें हमने सिर्फ प्रकृति परीक्षण नहीं किया, तो उसका एक ऐप हमने बनाया कि तुम्हारा प्रकृति परीक्षण करने के बाद में आप जिस प्रकृति में आते हो तो ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दिया। हर 2 महीने बाद में उसको मैसेज आपको आते रहेंगे कि आपको खान पान में क्या रखना चाहिए, कैसा अपना दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जिससे ये छोटी बीमारी है ना, क्योंकि कोई बड़ी बीमारी का जो मूल होता है, जन्म स्थान होता है, वो छोटी बीमारी में होता है। तो देश के प्रकृति परीक्षण का एक बड़ा काम हमने किया। अभी बाकी वैसे भी तो हमारे बहुत सारे
प्रोग्राम अलग अलग इसमें हमारे मंत्रालय को हम के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब जल्दी ही हम एक नए मंत्रालय की जो आगामी योजनाओं को लेकर के, उनके नवाचारों के लेकर के अगली शख्सियत के साथ में मिलेंगे। नमस्कार।